क्रिप्टो उत्पाद और एनएफटी किसी नियम के तहत नहीं आते और काफी जोखिम भरे हैं। ऐसे लेन देन में किसी नुकसान के लिए कोई नियामक सहायता नहीं हो सकती। दुनिया भर में क्रिप्टो रेगुलेशन के नाम पर बहुत कुछ हो रहा है, बहुत हलचल हो रही है। क्या उस हलचल से भारत भी कुछ सीख सकता है या नहीं, आज इसी पर हम चर्चा जरूर करेंगे हमारे मेहमानों के साथ भी। मेरा नाम है अरुण सिंह, शो का नाम है कॉफी एंड क्रिप्टो। बहुत बहुत स्वागत है। शो की शुरुआत करते हैं इस हफ्ते की बड़ी खबरों के साथ। इथीरियम का 10वां शैडो ऑफ फोक यानी कि एक टेस्ट लाइव हो चुका है। मर्ज से पहले इथीरियम लगातार टेस्ट कर रहा है। हमने अपने कुछ पहले एपिसोड्स में इसके बारे में बात भी की थी, जहां पर मेनेट से बीकन चेन जो है उस पर इथीरियम शिफ्ट कर रहा है और इसी शिफ्ट को मर्ज कहा जा रहा है। दरअसल हो क्या रहा है, जो पूरा प्लेटफॉर्म है वो प्रूफ ऑफ वर्क से प्रूफ ऑफ स्टेक की तरफ बढ़ रहा है, जिससे एनर्जी एफिशिएंसी की तरफ वो बढ़ना चाहते हैं। और जब तक मर्ज नहीं होता तब तक ऐसे कई शैडो फोक्स जो है वो जारी रहेंगे। अगली स्टोरी पर बढ़ते हैं। लगातार दूसरे महीने फेडरल रिजर्व ने इन्फ्लेशन से निपटने के प्रयास में यूएस में ब्याज दरों को 0.75% की वृद्धि दी है। जून में भी इसी तरीके की बढ़ोतरी हुई थी और इसकी वजह से बिटकॉइन जैसी कई क्रिप्टो करेंसी जो है उन पर दबाव बन जाता है। मेटा की खबर है अगली। मेटावर्स में भारी निवेश जिस कंपनी ने किया, जिसका नाम है मेटा, जो फेसबुक की पेरेंट कंपनी है, उन्होंने अपनी पहली तिमाही में राजस्व में गिरावट दर्ज की है। वीआर हेडसेट जैसी मेटावर्स ओरिएंटेड तकनीक विकसित करने वाली उन्हीं की कंपनी रियलिटी लैब्स ने इस बार $452 मिलियन की सेल दर्ज की है, जो पिछले तिमाही में $695 मिलियन की सेल थी। तो वो काफी गिरावट जो है वो बड़ी है या फिर देखने को मिली है। आगे बढ़ते हैं अगली स्टोरी पर। रॉयटर्स के सूत्रों के हवाले से यूएस हाउस में एक प्रमुख नियामक पैनल ने एक स्टेबल कॉइन रेगुलेशन बिल पर विचार करने में कई और हफ्ते लगाएंगे, ऐसा उनके सूत्रों ने बताया है। अमेरिकी वित्त विभाग द्वारा बदलाव की मांग की वजह से कुछ देरी हुई है। अमेरिकी वित्त विभाग मोटे तौर पर बिल का समर्थन करता है, लेकिन ग्राहकों के डिजिटल एसेट के वॉलेट की सुरक्षा के लिए सख्त नियम चाहता है। और ये रेगुलेशन की हम बात कर ही रहे हैं, तो अब हम अपनी चर्चा की तरफ बढ़ते हैं, क्योंकि ये यूएस वाली एक कहानी जो है वो आपने सुनी। इसके अलावा दुनिया भर में बहुत सारे रेगुलेशन को लेकर स्टेप्स लिए जा रहे हैं। उसी की चर्चा हम पहले करते हैं, एक एक्सप्लेनर देते हैं, फिर अपने मेहमानों की ओर चलेंगे। तो क्या हो रहा है दुनिया भर में? सबसे पहले यूरोपियन यूनियन ईयू की बात करते हैं। 30 जून को यूरोपीय संसद क्रिप्टो करेंसीज को रेगुलेट कराने के लिए एक नया कानून बनाने पर सहमत हुई। यह कानून है द मार्केट्स इन क्रिप्टो एसेट्स यानी माइका लॉ। इसके साथ ही यूरोपियन यूनियन क्रिप्टो एसेट इशुअर्स और क्रिप्टो एसेट सर्विस प्रोवाइडर्स को पहली बार एक नियमन कानून के दायरे में ले आएगा। ध्यान रहे कि अभी कानून बना नहीं है, सिर्फ बिल है। चर्चा में शामिल मुख्य जानकारों के बीच इसकी प्रमुख बातों पर सैद्धांतिक सहमति जो है वो हो चुकी है, लेकिन अभी इसका पूरा ब्यौरा पब्लिश नहीं हुआ है। जब ब्यौरा सामने आएगा तो सरकारें और यूरोपियन यूनियन के सांसद ये देखेंगे कि क्या ये बिल उनकी मुख्य चिंताओं पर खरा उतरता है या नहीं। वोटिंग के जरिए ये तय किया जाएगा। नए कानूनों के तहत टेथर और सर्कल के जो यूएसडीसी हैं, उनके जैसे जो स्टेबल कॉइन्स हैं, उनकी जरूरत होगी, ताकि अगर भारी मात्रा में क्रिप्टो करेंसी की निकासी हो तो उसके लिए पर्याप्त रिजर्व पहले से बनाए रखा जा सके। ऐसा इन स्टेबल कॉइन्स वाली कंपनीज जो है उनके लिए एक प्री रेक्विजिट हो जाएगा, यानी उन्हें वो रिजर्व जो है वो रखने ही होंगे, क्योंकि स्टेबल कॉइन का क्रैश हमने पास्ट में देखा है। अब बात करते हैं यूनाइटेड किंगडम की। इसी गुरुवार एक कंसल्टेशन पेपर पब्लिश किया गया। कानून की समीक्षा और अपडेट करने वाली संस्था यूके लॉ कमीशन चाहती है कि क्रिप्टो और एनएफटी यानी नॉन फंजिबल टोकन देश के संपत्ति कानून के दायरे में ही आए। ये कमीशन ऐसी क्रिप्टो करेंसी से दूर रहती है जो सिर्फ भुगतान के माध्यम का काम करती है। और भारत में भी हमने देखा है कि मीन ऑफ पेमेंट बहुत सारे एंथुसियास्ट नहीं चाहते कि क्रिप्टो बने, वो चाहते हैं कि आप इसे एसेट क्लास की तरह ही क्लासिफाई कर दीजिए। लौटते हैं यूके पर ही, तो इसका जो फोकस है वो डिजिटल एसेट की ट्रेड वैल्यू पर काम करना है। यूके लॉ कमीशन क्रिप्टो को नई तरह की प्रॉपर्टी की तरह देखता है। यूनाइटेड किंगडम के सांसद स्टेबल कॉइन्स के इस्तेमाल के लिए भी नए नियम लाने की तैयारी कर रहे हैं। ये नियम उन फाइनेंशियल सर्विसेज और मार्केट बिल का हिस्सा है जिनका मकसद ब्रेक्सिट के बाद यूके के फाइनेंशियल सिस्टम को मजबूती देना है। तो यूके में क्रिप्टो करेंसी पर कोई ब्लैंकेट बैन नहीं है, लेकिन क्रिप्टो एसेट्स के नियमन के लिए कोई फाइनेंशियल रेगुलेटरी रिजीम भी
नहीं है। मई 2022 में जब टेरा यूएसडी क्रैश हुआ तब बैंक ऑफ इंग्लैंड ने एक कंसल्टेशन पेपर पब्लिश किया। इसमें वो रणनीति तैयार की गई जिससे उन निवेशकों का रिस्क कम किया जा सके जिनके पास स्टेबल कॉइन है। सिंगापुर की ओर बढ़ते हैं। सिंगापुर को एक क्रिप्टो फ्रेंडली देश माना जाता था, लेकिन ध्यान रहे कि हाल ही में एक क्रिप्टो हेज फंड कंपनी 3 एरोज कैपिटल ढह गई। दूसरी ओर जिपमैक्स नाम के एक्सचेंज ने निकासी पर रोक लगा दी। ये दोनों सिंगापुर बेस्ड है, तो सिंगापुर अब अपने यहां क्रिप्टो प्लेयर्स के लिए कानून सख्त करना चाहता है। सेंट्रल बैंक ऑफ सिंगापुर और मॉनेटरी अथॉरिटी ऑफ सिंगापुर यानी MAS बिटकॉइन या अन्य क्रिप्टो करेंसीज और डिजिटल एसेट्स के लिए नियम लेकर आने की तैयारी में है। अगर कोई कंपनी गैर कानूनी गतिविधियां करती पाई गई तो ये दोनों संस्थाएं उन पर कार्यवाही करेंगी। सेंट्रल बैंक ऑफ सिंगापुर भी देश के बिटकॉइन और अन्य डिजिटल एसेट्स का केंद्र बनाने के लिए योजना जारी करेगा। आखिर में बात करते हैं अमेरिका की। मार्च 2022 में राष्ट्रपति बाइडेन ने एक एग्जीक्यूटिव ऑर्डर जारी किया। इसमें क्रिप्टो एसेट्स के रिस्क और फायदों की जांच की बात की गई। इसका मेन फोकस अवैध क्रिप्टो गतिविधियों पर रोक लगाना था। इस ऑर्डर का नतीजा यह रहा कि अमेरिकी वित्त विभाग ने हाल ही में एक फैक्ट शीट जारी की। इसमें बताया गया कि वो कैसे क्रिप्टो करेंसी सेक्टर के क्षेत्र में विदेशी रेगुलेटर्स के साथ काम करेगा। हालांकि यूएस हाउस फाइनेंशियल सर्विसेज कमेटी के डेमोक्रेटिक और रिपब्लिकन सांसद जिस कानून का ड्राफ्ट तैयार कर रहे हैं उस पर पैनल सितंबर तक विचार नहीं करेगा। रॉयटर्स के सूत्रों ने इसकी पुष्टि की है। आज की बिग स्टोरीज में भी मैंने आपको ये बताया था कि स्टेबल कॉइन रेगुलेशन बिल पर पहले कई हफ्तों में देरी हो चुकी है, तो वो जो देरी है वो थोड़ी बढ़ने वाली है। अब इस पर चर्चा हमारे मेहमानों के साथ कर लेते हैं कि देखिए रेगुलेशन तो दुनिया भर में हो रही है, उसकी तरफ आगे बढ़ रहे हैं या कुछ बिल्स ड्राफ्ट किए जा रहे हैं और इंडिया में भी अभी गवर्नमेंट का जो स्टैंड है वो क्लियर है नहीं। तो ऐसे में क्या इन देशों से कुछ सीखा जा सकता है या नहीं, और अगर नहीं तो क्या नए रूल्स या रेगुलेशन हमारे देश में होने चाहिए। हमारे साथ दो मेहमान हैं, प्रीति खुराना डायरेक्टर ऑफ एडवोकेसी एंड रेगुलेशन क्लियर, दूसरी और हमारे साथ अजीत खुराना भी हैं फॉउंडर फ्लेक्सिकल। दोनों का बहुत बहुत स्वागत। सबसे पहले अजीत जी आपसे शुरुआत करते हैं कि आपको लगता है इन देशों से हम कुछ सीख सकते हैं? बहुत कुछ सीखना पॉसिबल है। सिंगापुर से हम सीख सकते हैं कि ग्राहक को किस तरह प्रोटेक्ट किया जाए। माइका जो यूरोपियन यूनियन का कानून है उससे हम सीख सकते हैं कि इन क्रिप्टो एसेट्स को क्लासिफाई किस तरह किया जाए, क्योंकि क्लासिफिकेशन में हम उलझते ही जा रहे हैं। और फाइनली हम अपने आप से सीख सकते हैं कि यदि हम दूसरे कितने ही प्रकार के एसेट्स को रेगुलेट करते हैं तो क्यों ना क्रिप्टो को भी उन्हीं एसेट्स की तरह रेगुलेट किया जाए। वहीं प्रीति जी आप बताइए कि क्या हम पिक कर सकते हैं आपके हिसाब से, जैसे हमने अभी मेंशन किया इससे पहले। देखिए, इंडिया वन ऑफ द फास्टेस्ट ग्रोइंग मार्केट्स है। यहाँ लोगों में बहुत इंटरेस्ट है, हमारी यंग जनरेशन बहुत टेक savvy है। तो इसलिए सरकार जब भी कोई भी नए नियम कानून बनाती है तो वो फियर से नहीं, भय से नहीं बनाने चाहिए, उनको थोड़ा सोच के बनाना चाहिए कि इससे देश का क्या फायदा होगा। अल्टीमेटली रेवेन्यू जनरेशन है, बट आपको ये भी देखना है कि आप बिजनेस को कैसे एनकरेज करेंगे। तो इस सेंस में अगर कंज्यूमर्स पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो टैक्स लॉज में डेफिनेटली कुछ एस्पेक्ट्स हैं जिन पे दोबारा नजर डाली जा सकती है। जैसे कि अभी अजीत जी ने भी बोला कि आप जो उसको एसेट की तरह क्वालिफाई करें, तो अगर आप सोचे कि काफी देशों ने इसको कैपिटल गेन्स की तरह ट्रीट किया है, तो अगर सेल करते हैं तो कैपिटल गेन हो जाता है, फिर उसमें टैक्स रेट्स भी थोड़े से लोअर है। यहाँ तो 30% प्लस सेस सरचार्ज वो सब अलग है, तो टैक्स रेट्स बहुत ज्यादा है। लॉस सेट ऑफ पे इतनी डिटेल क्लैरिटी नहीं है और क्यों इतना टाइटली उसको रखा गया है लॉस सेट ऑफ को, इस पे रीलुक करना चाहिए। टीडीएस कंप्लायंस जो है वो बहुत ही मुश्किल है, एक्सचेंजेस हो या अगर आप डायरेक्ट ट्रेडिंग कर रहे हैं, एक्सचेंज के थ्रू नहीं कर रहे हैं, तो भी उस पर आपका ओनस आ सकता है टीडीएस का। तो ये सारी बातों को दोबारा से उन पर सोचना चाहिए। और एक और चीज मैं कहूंगी कि जब आप लॉस कैलकुलेट या गेन कैलकुलेट करते हैं तो एक कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन अलाउड है, उसको हटा सकते हैं, बट उसमें अब क्या क्या इंक्लूडेड है, या तो हम वेट करें कि कोर्ट कचहरी में जाकर के ये मामले वहां सुलझेंगे और उसके बाद हमें समझ में आएगा कि एक्चुअली कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन किसे माना जाए। बट ये बहुत सारी जगहों पे बहुत क्लियरली लिस्टेड है और इसके बारे में भी बहुत एक डीप थॉट होना चाहिए और आनी चाहिए। अजीत जी, लेकिन कुछ ऐसी चीजें भी हैं जो इंडिया स्पेसिफिक है, क्योंकि इंडिया की जनता इतनी ज्यादा है, टैक्स इवेजन के ऑलरेडी बहुत सारे केसेस हैं जब हम दूसरी एसेट्स की बात करते हैं, तो ऐसे में इंडिया स्पेसिफिक भी कुछ रेगुलेशन या स्पेसिफिक रूल्स होने चाहिए जो आपको क्या लगता है हो सकते हैं? सबसे पहली चीज है, हमने आरबीआई के लिए आरटीआई राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट के अंतर्गत कई बार आरबीआई से पूछा है कि क्या क्रिप्टो करेंसी को आरबीआई करेंसी मानती है
और आरबीआई ने पिछले कई सालों से बड़े क्लियरली कहा है कि करेंसी नहीं है। तो करेंसी ना होते हुए जो हमारा सबसे करेंसी रिलेटेड कानून है फेमा, फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट, उसका क्या रवैया है क्रिप्टो करेंसी के संदर्भ में, ये जानना बहुत जरूरी है। क्योंकि होता ऐसे है कि केस शुरू होता है फेमा से और जाकर खत्म होता है पीएमएलए यानी प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट पर। तो मुझे लगता है कि इंडिया में चूंकि हम बहुत कंट्रोल करते हैं कि हमारी करेंसी कैसे बाहर जाए, बिकॉज इंडियन रुपी जो कहते हैं कि इज नॉट कन्वर्टिबल ऑन कैपिटल अकाउंट, तो उसके लिए वो जो क्लैरिटी जब आ जाएगी कि क्या ये मुद्रा है या नहीं है, तो बाकी सारी चीजें जो इंडिया स्पेसिफिक है वहीं से सॉल्व होनी शुरू हो जाएंगी। लेकिन कोई ऐसी एक कंट्री है जो आपको लगता है बहुत ही फ्रेंडली भी है? मुझे तो लगता है इस समय, वैसे पिछले 5-6 साल में देखें तो पहले एस्टोनिया था, उसके बाद माल्टा, माल्टा के बाद थोड़े 2-4 महीनों के लिए सिंगापुर, और ये बदलते रहते हैं। लेकिन इस समय विश्व की जो सबसे फ्रेंडली कंट्री है और जो इंपॉर्टेंट इकोनॉमी है वो है यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, दुबई। और वहीं प्रीति जी, आप देखिए कि हमने क्योंकि सिंगापुर का भी जिक्र किया और वहां पे बहुत सारे ऐसे प्रोटोकॉल्स हैं जो कोलैप्स हुए हैं, लेकिन क्योंकि जैसे अजीत जी ने भी पॉइंट आउट किया कि कुछ महीनों के लिए वो भी क्रिप्टो फ्रेंडली था, आपको लगता है कि उसका खामियाजा उन्हें भुगतना पड़ा हो? और अच्छी चीज है कि इंडिया थोड़ा स्ट्रिक्ट होकर ही चल रहा है, जिसकी वजह से शायद यहाँ के कंज्यूमर भी प्रोटेक्टेड रहेंगे। देखिए, बिल्कुल लर्निंग सब देशों के लिए रहेगी। ये एक इवॉल्विंग स्पेस है, इसमें टैक्स लॉस किस तरह बनेंगे और जो ग्लोबल कोऑपरेशन की बात हो रही है वो किस तरह डेवलप होगा। अगर अभी आप बाकी तरह के टैक्सेस देखें, जो क्रॉस बॉर्डर टैक्सेशन होता है, वो अब जाकर के वो सॉर्ट आउट हो रहे हैं, मतलब इतने सालों में उनकी अंडरस्टैंडिंग बनी है, तो वो सब बनने में टाइम लगेगा, थोड़ा गिरेंगे, थोड़ा सीखेंगे, बट क्लैरिटी जो है वो आनी बहुत जरूरी है। लीगल है या इलीगल है, अभी तो टैक्स लॉज आए तो उस पर एक सवाल उठ गया कि इसको लीगल माना जाए या इलीगल माना जाए, और फिर ये क्लैरिफाई भी किया गवर्नमेंट ने कि हम इसको कोई लीगैलिटी नहीं दे रहे हैं। तो अब आरबीआई क्या सोचता है हमें पता है, बट इतने सारे जो लॉज हैं इंडिया में, अल्टीमेटली उनका क्या टेक है क्रिप्टो करेंसी पे, इसको डिफाइन करना बहुत जरूरी है। कॉन्फिडेंस से आगे बढ़ना बहुत जरूरी है। हमें खाली ये नहीं सोचना है कि कैसे इसको कर्व किया जाए, बट अगर आप देखें वेब 3.0 में और क्रिप्टो वर्ल्ड में और सारा इन सब चीजों में इतना प्रोग्रेस और डेवलपमेंट हो रहा है, और इसका फ्यूचरिस्टिकली देश को इतना फायदा हो सकता है कि इस पर बहुत डीपली और जल्द डिसीजंस लेकर के इसको सोचना चाहिए कि किस तरह की पॉलिसीज बनाएं, किस तरह का अपने नियम बनाएं, बाकी देशों से क्या क्या हम यहाँ पर लेकर के आए, और थोड़ा गिरेंगे तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है, आगे बढ़ेंगे। जी, बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। और प्रीति जी, आखिरी एक क्विक सवाल की कब तक आप रेगुलेशन देख रही हैं? देखिए, आई एम रियली एक्सपेक्टिंग कि एटलीस्ट जो टैक्स रिलेटेड जो भी हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि और क्लैरिटी आएगी, वो अगले 6-7 महीने में डेफिनेटली अनाउंस होनी चाहिए। बजट आने वाला है, तो हमेशा हमने देखा है जब भी कोई नया लॉ आता है उसको एवरी बजट थोड़ा सा उसको फाइन ट्यून किया जाता है, तो आगे आगे बढ़ते हैं। जैसे पिछले बजट सेशन में टैक्स आया, तो आगे में शायद रेगुलेशन आ सकता है। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का। और फिलहाल वक्त है एक छोटी सी ब्रेक का, लेकिन ब्रेक के बाद हम लेकर आ रहे हैं सवाल जवाब, और कॉइनस्विच से पार्थ हमारे साथ जुड़ने वाले हैं, वो भी एक खास जो उनका ऑफर है जिसे वो रन कर रहे हैं उसके बारे में जिक्र करेंगे। देखते रहिए कॉफी एंड क्रिप्टो। एक बार फिर से स्वागत है शो में जिसका नाम है कॉफी एंड क्रिप्टो। मेरा नाम है अरुण सिंह और अब वक्त है सवाल जवाब का, जहां पर आपके सवालों के जवाब देते हैं हमारे एक्सपर्ट। हमारे साथ है सृजन भारद्वाज, सीरियल एंटरप्रेन्योर। आपका बहुत बहुत स्वागत सृजन। सबसे पहला सवाल, डज क्रिप्टो करेंसी ऑफर एनीथिंग फॉर द मिडिल क्लास? ये सवाल इंस्टाग्राम पर हमारे पास आया। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग सवाल है अरुण। मेरे हिसाब से क्रिप्टो करेंसी 3 चीजें मिडिल क्लास को देती है, मैं इसे 3 ई मानता हूँ। पहली चीज है एजुकेशन। यहाँ पे बहुत सारे लोगों को मिडिल क्लास में क्रिप्टो करेंसी की वजह से फाइनेंस और इवन बाकी फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स के बारे में पता चला है, लोगों का इंटरेस्ट डेवलप हुआ है। दूसरा, एंटरप्रेन्योरशिप, फ्रीलांसिंग एंड जॉब अपॉर्चुनिटीज बहुत ज्यादा आई हैं क्रिप्टो करेंसी की वजह से, चाहे वो डेवलपर्स हों, चाहे वो डिजाइनर्स हों, या चाहे वो और डिफरेंट फील्ड्स हों। एंड फाइनली द थर्ड ई इज एंटरटेनमेंट। एंटरटेनमेंट बहुत ज्यादा रहा है, चाहे वो एलॉन मस्क के ट्वीट्स हों या कोई और
इंटरेस्टिंग न्यूज जो पूरे क्रिप्टो वर्ल्ड में चलती है। क्रिप्टो करेंसी का वर्ल्ड ये इंश्योर करता है कि एंटरटेनमेंट का डोज आपका 24/7 ऑन रहे। राइट। अगला सवाल, शुड वन बाय द डिप राइट नाउ, कि इस वक्त क्या बाय द डिप करना चाहिए या नहीं? जी देखिए, बाय द डिप का कोई राइट टाइम नहीं होता। मेरे साथ तो ऐसा होता है कि मैं जब भी डिप बाय करता हूँ वो और नीचे डिप चले जाती है। तो मैं बिलीव करता हूँ टाइम पीरियोडिक इन्वेस्टिंग के बेसिस पे। इसका मतलब है कि हर थोड़े टाइम में मैं कुछ कुछ पैसा इन्वेस्ट करता रहूं, चाहे वो मैं वीकली स्प्रेड आउट कर दूं या मैं 10-15 दिन में एक बार इन्वेस्ट करूं। इससे क्या होता है कि मेरे पास ज्यादा अपॉर्चुनिटीज रहती हैं, एंड सेकेंडली मैं रेंज बाइंग या बाय जोन के हिसाब से बाइंग करता हूं। अगर मैं फंडामेंटली बिटकॉइन में बिलीव करता हूं कि ये फ्यूचर में ग्रो करेगा, अप्रिशिएट करेगा, तो मैं एक रेंज सेट कर लूंगा। हर वो दिन जिस दिन बिटकॉइन का प्राइस से फॉर एग्जांपल $25,000 से कम है, उस दिन मैं थोड़ा थोड़ा बिटकॉइन खरीद लूंगा। या मे बी हर वीक जिस हफ्ते बिटकॉइन का प्राइस 25,000 से कम है, तब मैं थोड़ा थोड़ा खरीद लूंगा। और दिस इज हाउ आई बाय माई ओन डेप। साहिल का सवाल है, व्हाई इज इंडिया लैकिंग बिहाइंड इन ब्लॉकचेन रिसर्च? तो ब्लॉकचेन रिसर्च में हम पीछे क्यों हैं? तो पहले सबसे सवाल तो मेरा ये होगा कि क्या आप इस सवाल से अग्री करते हैं या नहीं, और अगर हाँ तो कैसे? जी बिल्कुल, मैं इस सवाल से अग्री करता हूं कि हम ब्लॉकचेन रिसर्च में बहुत पीछे हैं। मेरा मानना है कि इस चीज के 3 कारण हैं। सबसे पहला, हम जब क्रिप्टो करेंसी या ब्लॉकचेन को सुनते हैं तो हम सबसे पहले पैसे कमाने के लिए सुनते हैं। तो वो राइट माइंडसेट रखना बहुत इंपॉर्टेंट है कि क्रिप्टो करेंसी और ब्लॉकचेन एक वैसी फील्ड है जैसे नॉर्मली टेक्नोलॉजिकली फील्ड कोई हो सकती है, और वो उसी तरीके से अडेप्ट और इवॉल्व करेगी। सेकेंडली, हमें गवर्नमेंट की तरफ से कोई क्लियर इंडिकेशन नहीं मिलता, जिसकी वजह से बहुत सारे लोग जो ब्लॉकचेन रिसर्च पे काम करना चाहते हैं, जो आगे प्रोजेक्ट्स पे काम करना चाहते हैं, उन्हें डेवलप करना चाहते हैं, वो क्लियर एक्शन नहीं ले सकते। क्योंकि कोई भी इंसान काम करना तभी चाहेगा जब गवर्नमेंट की तरफ से एक ग्रीन लाइट मिलेगी। गवर्नमेंट ने एक टैक्स का रूल तो लेकर आ गए, बट आगे ये नहीं बताया कि क्रिप्टो करेंसी का स्टेटस क्या है। एंड तीसरी चीज, मुझे ऐसा लगता है कि इंडिया में आज भी लोग कहीं ना कहीं एक सेंस ऑफ सिक्योरिटी चाहते हैं, और वो एक सेंस ऑफ कॉन्फर्मेशन चाहते हैं फ्रॉम द वेस्ट। तो अभी भी धीरे धीरे लोगों को समझ आ रहा है कि क्योंकि वेस्ट यानी यूएस, यूके, कनाडा जैसी कंट्रीज क्रिप्टो करेंसी में इंटरेस्ट ले रही हैं, वहां रिसर्च हो रहा है, तो इंडिया में भी वो रिसर्च का इंटरेस्ट अब लोगों का डेवलप होना स्टार्ट हुआ। शवीज का सवाल है कि क्या पाई नेटवर्क फेक है या रियल है? तो इससे पहले आप इस सवाल का जवाब दें, थोड़ा पाई नेटवर्क के बारे में अगर आप इंट्रोडक्शन दे दें। जी, पाई नेटवर्क मेरे को ऐसे पता चला था कि मेरे को बहुत सारे लोग मैसेज करते हैं जो बोलते हैं कि आप हमारे रेफरल लिंक से पाई नेटवर्क की ऐप डाउनलोड करिए, आप माइन करिए उसे, और पाई नेटवर्क का एक हिस्सा बन जाइए। मेरे हिसाब से पाई नेटवर्क ना एंटायरली फेक है ना एंटायरली रियल है, ये बीच में कहीं है। क्योंकि पाई नेटवर्क के पास यूजर बेस काफी बड़ा है, ये चीज सबको पता है कि पाई नेटवर्क के पास हंड्रेड्स एंड थाउजेंड यानी लाखों यूजर्स हैं अभी। सेकेंडली, पाई नेटवर्क की क्रिप्टो करेंसी अभी रिलीज नहीं हुई। तो पाई नेटवर्क का फंडा ये है कि पाई नेटवर्क बोलता है लोगों को, आप अपने स्मार्टफोन से क्रिप्टो करेंसी को माइन कर सकते हैं। अब स्मार्टफोन आज के टाइम पे सबके पास है, क्रिप्टो करेंसी माइनिंग लोग लैपटॉप से आज नहीं कर सकते क्योंकि वो डिफिकल्ट हो गई है। फोन से लोग क्रिप्टो करेंसी माइनिंग कर सकते हैं। तो क्योंकि पाई नेटवर्क ने इतना इजी बना दिया है माइनिंग, लोगों ने काफी माइनिंग करी है और माइनिंग के रिवॉर्ड में पाई कॉइन्स भी लिए हैं। बट मेरे हिसाब से पाई नेटवर्क बहुत रिस्की है, क्योंकि पहला तो इसकी करेंसी काफी सालों से रिलीज नहीं हो रही, उनकी रिलीज डेट आगे बढ़ती जा रही है। दूसरा, क्योंकि बहुत सारे लोगों ने, लाखों लोगों ने पाई नेटवर्क के कॉइन्स को अक्यूमुलेट कर लिया है। जैसे ही पाई नेटवर्क लिस्ट होगा, वो अपनी कॉस्ट और अपना टाइम इन्वेस्टमेंट को रिकूप करने का सोचेंगे। तो उस वजह से पाई कॉइन के ऊपर ऑलरेडी काफी बड़ा बिल्ट इन सेल प्रेशर है, यानी जैसे ही वो एक्सचेंज पे लिस्ट होगा, बहुत ज्यादा रिस्क है कि उसका प्राइस ड्रॉप करेगा। तो इस वजह से मैं तो पाई नेटवर्क से बहुत दूर रहता हूँ, और मैं सबको सलाह भी देता हूँ कि आप इसको दूर से ऑब्जर्व करिए और इससे लेसन्स लीजिए। जी, बहुत बहुत शुक्रिया सृजन। फिलहाल ये सेगमेंट यहाँ पर खत्म होता है। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। और फिलहाल अगली चर्चा पर बढ़ते हैं। और मैंने पढ़ा कि कॉइन स्विच लेकर आ रहा है जीरो फी ट्रेडिंग बिटकॉइन पर, तो मुझे लगा कि कॉइन स्विच के किसी शख्स से बात करनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और इसे समझना भी बहुत ज़्यादा लाजमी यहाँ पर हो जाता है। तो हमारे साथ कॉइन स्विच से पार्थ चतुर्वेदी जुड़ चुके हैं। पार्थ, आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो हम आपसे समझना चाहते हैं कि जीरो फी ट्रेडिंग बिटकॉइन पर क्या है। थैंक यू अरुण, शो में बुलाने के लिए। तो जीरो ट्रेडिंग फी एज जैसे वो वर्ड्स हैं वैसे ही है, आपको कोई कमीशन नहीं देना है ऑन एनी ट्रेड्स, आप चाहे बाय करें या सेल करें। स्पेसिफिकली फॉर बिटकॉइन ट्रेडिंग के लिए कोई फीस नहीं लगेगी। हमारे पास 3 टाइप के ऑर्डर होते हैं ऐप पे, मार्केट ऑर्डर या इंस्टेंट ऑर्डर,
देन देयर इज लिमिट ऑर्डर और SIP ऑर्डर्स, इन तीनों पे कोई ट्रेडिंग फीस नहीं लगेगी। इसका प्राइमरी रीजन हम लोग ये है क्योंकि मार्केट्स काफी डाउन चल रहे हैं, TDS का इम्पैक्ट आया है। हम चाहते हैं कि इन्वेस्टर कम्युनिटी और यूजर कम्युनिटी के लिए थोड़ा कुछ बेनिफिट्स दे पाएं, और तो ये हमारी तरफ से उनके लिए एक मॉनसून बोनांजा टाइप गिफ्ट है। क्योंकि जीरो फी पढ़ते ही बहुत सारे लोग खुश हो जाते हैं और मेरी भी आंखें इसलिए चौंधे आ गई थी कि चलिए इसके बारे में पता करना जरूरी है। और पार्थ जो हैं, आप क्रिप्टो इकोसिस्टम के लीड हैं कॉइनस्विच में, तो पार्थ अगला सवाल ये भी होगा कि इसका कोई टाइम पीरियड है, इस ट्रेडिंग फी के बिना वाली ट्रेडिंग ऑन बिटकॉइन? अभी इसका कोई हमने लिमिटेड पीरियड है फॉर श्योर, बट इसका कोई एंड टाइमलाइन अभी डिसाइड नहीं किया है। पूरा डिपेंड करेगा कैसे यूजर्स इसको लेते हैं और कैसे हम लोग उस पर एक्टिविटी देखेंगे। पार्थ, बिटकॉइन ही क्यों? बिटकॉइन ही क्यों? क्योंकि बिटकॉइन सबसे बड़ी क्रिप्टो करेंसी है मार्केट कैप के हिसाब से। ऑलमोस्ट 40% मार्केट कैप क्रिप्टो एसेट्स का बिटकॉइन में है। बिटकॉइन सबसे पुराना क्रिप्टो एसेट है, सबसे लंबे टाइम से चलने वाला ब्लॉकचेन नेटवर्क है। तो बहुत सारी चीजें हैं जो बिटकॉइन को इसके लिए आइडियल बनाती है सॉफ्टवेयर के। अच्छा, और आखिरी में कि आप इसके साथ अचीव क्या करना चाहते हैं? कॉइनस्विच का क्या उद्देश्य है इस ऑफर के जरिए? तो अभी रिसेंट रेगुलेशंस के बाद आप जब कुछ क्रिप्टो एसेट बेचते हैं तो उस पर TDS लगता है। उस इम्पैक्ट को थोड़ा मिनिमाइज करने के लिए, थोड़ा रिलीफ देने के लिए हमारे यूजर्स के लिए हमने ये लॉन्च किया है ऑफर। और हम बेसिकली चाहते हैं कि यूजर्स के लिए एंट्री और एग्जिट लेना इन दीज पोजीशंस एकदम स्मूथ और एफर्टलेस हो जाए। जी, बहुत बहुत शुक्रिया। आखिर में आप कुछ दर्शकों को कहना चाहते हैं जो आपके प्लेटफॉर्म पर ट्रेड करते हैं, उन्हें आखिर में कुछ कहना चाहते हैं जाते जाते? कुछ नहीं, मतलब आप ब्रॉडर मैक्रो मार्केट्स को देखते रहिए। क्रिप्टो को केवल अलग से मत देखिए कि केवल क्रिप्टो गिर रहा है। बाकी मार्केट्स में भी बड़ी उथल पुथल मची हुई है, तो उस हिसाब से ही अपना डिसीजन बनाएं और आगे इन्वेस्ट करते रहें। बहुत बहुत शुक्रिया पार्थ हमारे साथ जुड़ने के लिए। और इसी के साथ फिलहाल ये शो भी यहाँ पर खत्म होता है, लेकिन हम लौटेंगे अगले शुक्रवार को शाम 7 बजे। मेरा नाम है अरुण सिंह, मेरी ओर से अलविदा। क्रिप्टो उत्पाद और NFT किसी नियम के तहत नहीं आते और काफी जोखिम भरे हैं। ऐसे लेन देन में किसी नुकसान के लिए कोई नियामक सहायता नहीं हो सकती।